हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हर्ष कुमार सिंह फर्स्ट अटेम्प्टर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज हम लोग जो है बीपीएससी आंसर राइटिंग सेशन का जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो है आर्ट एंड कल्चर जो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है उस पर जो है चर्चा करेंगे। ये जो है आपका हिस्ट्री सेगमेंट का जो है 5वां जो है वीडियो है, पार्ट 5 जो है वीडियो है। और इसमें जो है हम लोग जो है एंशिएंट इंडिया से जो भी एंशिएंट हिस्ट्री से जो भी जो है बीपीएससी में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पे जो है हम लोग उसका आंसर राइटिंग अप्रोच देखेंगे कि कैसे जो है इसका आंसर राइटिंग अप्रोच लिखा जाएगा और किस तरीके का जो है फैक्ट इसमें दिया जा सकता है, किस तरीके का जो है इसमें कॉन्सेप्ट जो है डाला जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और जो है आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ वैसे भी पार्ट्स को बताएंगे जो लगभग लड़के छोड़ के चलते हैं और शायद या तो उनको बहुत टफ लगता है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में जो है सबसे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर। और बहुत सारे लड़के जो है आर्ट एंड कल्चर में जो है कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उसमें वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके का जो है फैक्ट को जो है पढ़ा जाए, किस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए। तो लगभग लोगों का जो है आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो हम इस तरीके से जो है पॉइंट वाइज बताएंगे कि जो है आपका जो आर्ट एंड कल्चर अगर आपको टफ लग रहा है तो आराम से जो है आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ बीपीएससी के ही बच्चे नहीं बल्कि जो है अगर जेपीएससी में भी आर्ट एंड कल्चर से जो है एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए भी लाभदायक है ये वीडियो। और यूपीएससी के भी बच्चे जो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी मेंस में, तो उनके लिए भी लाभदायक है। या फिर अदर कोई स्टेट पीसीएस का भी तैयारी आप कर रहे हैं तो उनके आपके लिए भी जो है लाभदायक है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और इम्पोर्टेंट वीडियो भी है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एंशिएंट इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर का जो एक तरह से जो उसका फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ जाएगा, किस तरीके का जो है मंदिर का विकास हुआ है, किस तरीके का जो है मौर्य काल में जो है आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ों पे जो है हम चर्चा करेंगे। आपको इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे जो है फैक्ट आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे ही हम लोग एनालिसिस करते हैं और आंसर राइटिंग अप्रोच देखेंगे और उसी के साथ जो है हम लोग फैक्चुअल चीज़ों को भी देखेंगे और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी देखेंगे। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम। बहुत देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लग रहा है कि जो है सिर्फ एनालाइज करना है डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट काल, लेकिन आपको इसमें जो है पूरे जो एंशिएंट पीरियड है उसमें जो भी मंदिर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ टेम्पल का, उन सारी चीज़ों को आपको बताना है। क्लियर? तो ये देखने में आसान है लेकिन ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरे जो है एंशिएंट इंडिया का जो है टेम्पल विकास का जो है अलग अलग जो है फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो है जो भी एंशिएंट पीरियड में जो है जो भी टेम्पल डेवलपमेंट हुआ है वो आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है? देखिए टेम्पल डेवलपमेंट को जो है हम लोग एंशिएंट पीरियड में 3 भाग में हम लोग लेके चलते हैं। जैसे एक पार्ट अगर हम लोग ले चले जिसको आरंभिक हम लोग स्टेज बोलते हैं, अर्ली जो है स्टेज बोलते हैं। एक भाग ऐसा होता है जिसमें जो है उसमें जो है एक तरह से डेवलप हो जाता है मंदिर का निर्माण वगैरह जो है होने लगता है। ठीक है? तो वो पार्ट हो जाता है। तीसरा होता है जिसमें उन्नति हो जाता है। ठीक है? मतलब उन्नत जो है अवस्था में पहुँच जाता है, मतलब मैच्योर जो है स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये जो है 3 स्टेज में हम लोग लेके चलेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि अर्ली जो है स्टेज में, प्रोमेटिव स्टेज में और जो है मैच्योर जो है स्टेज में। तो 3 स्टेज में जो है पूरे प्राचीन जो भारत में जो है खासकर नॉर्थ इंडिया में जो प्राचीन इतिहास में जो मंदिरों का विकास हुआ है वो 3 स्टेज में हम लोग इसको लेके चलेंगे। ठीक है? अर्ली स्टेज में, दूसरा है प्रोमेटिव स्टेज में और तीसरा है मैच्योर स्टेज में। 3 स्टेज में हम लोग उसको लेके चलेंगे, जिससे आपको मंदिर विकास का जो भी स्टेज में डेवलपमेंट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? तो पहले हम लोग उसका परिचय देख लेते हैं। परिचय जो है किस तरीके के उसमें डालना है। क्लियर? तो उत्तर देखिएगा,
उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला धार्मिक भक्ति, कलात्मक नवाचारों और राजनीतिक संरक्षण द्वारा आकार लिए गए एक लंबे और गतिशील विकास से गुजरी है। ठीक है, मतलब उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला को अगर देखें तो ये धार्मिक भक्ति, कलात्मक नवाचारों और राजनीतिक संरक्षण द्वारा आकार लिए गए एक लंबे और गतिशील विकास से गुजरी है। आरंभिक गुप्त काल से लेकर क्षेत्रीय राज्यों के उदय तक फैली इस प्रक्रिया ने कुछ सबसे प्रतिष्ठित मंदिर संरचनाओं को जन्म दिया जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को जो है परिभाषित करना जारी रखते हैं। मतलब अगर हम लोग मंदिर निर्माण कला को देखें तो आपको जो है गुप्ता पीरियड से जो है इसका जो है शुरुआत आरंभिक चरण माना जाता है, और जो है जो क्षेत्रीय विस्तार जो अन्य राजाओं के समय में हुआ वहाँ तक जो है इसका जो है काल जाता है। मतलब अगर प्राचीन भारत देखें गुप्ता से स्टार्ट करते हैं और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के आसपास तक जो है मतलब 13वीं शताब्दी तक देखें तो ये जो है आपके प्राचीन काल में जो है प्राचीन इतिहास में जो है मंदिर विकास का जो है डेवलपमेंट आप दिखा सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग जो है इसका जो है देखते हैं फर्स्ट स्टेज देखते हैं प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण में जो है क्या जो है इस विशेषताएं थी जो फर्स्ट स्टेज था। तो अर्ली फेज में देखें तो ये गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी से लेकर जो है 6th सेंचुरी तक जो है इसको माना जाता है कि जो है जो मंदिर का जो विकास हुआ, टेम्पल का जो डेवलपमेंट हुआ था, तो उसका जो अर्ली जो फेज था वो था 4th सेंचुरी से लेकर जो है 6th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, और इसको गुप्ता पीरियड के समय में जो है डेवलपमेंट हुआ था उसी को माना गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रारंभिक चरण में जो है कई तरह के जो है फैक्ट आपको मिलता है। जैसे हम देखें तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, है ना, तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में मतलब धार्मिक संदर्भ में देखें तो जो है इस समय गुप्ता पीरियड के समय में देखिएगा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी जो है क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। मतलब बौद्ध और जैन धर्म का विकास तो हो ही रहा था, साथ में जो है हिंदू धर्म का भी जो है विकास हो रहा था, क्योंकि हिंदू धर्म का जो है एक तरह से गुप्ता पीरियड में देखेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन एक तरह से होता है। क्लियर, मतलब फिर से जो है उसमें एक अलग से जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इस समय अवतारवाद गुप्ता पीरियड में क्या होता है, हिंदू धर्म में अवतारवाद आ जाता है। अवतारवाद आने के बाद जो है हिंदू धर्म का काफ़ी तेज़ी से जो है विकास होता है, और साथ में जो है राजाओं का भी संरक्षण मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। दूसरा देखें तो खुले स्थानों में किए जाने वाले वैदिक अनुष्ठानों से लेकर बंद गर्भगृहों में प्रतिष्ठित पूजा की ओर बदलाव। मतलब अब दूसरा अगर हम फैक्ट देखें तो पहले क्या होता था कि जो है जो वैदिक धर्म था उसमें खुले जो स्थान था जहाँ पे यज्ञ वगैरह होते थे, अनुष्ठान होते थे, तो खुले स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे और अनुष्ठान किए जाते थे। लेकिन जो है इस समय देखेंगे तो जो है खुले स्थान की जगह क्या हो गया, गर्भगृहों में जो है प्रतिष्ठित पूजा जो है की ओर जो है शिफ्ट हो गया। मतलब जो है अब जो है मंदिर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, गर्भगृह होता है। ठीक है, तो गर्भगृह जो है क्या हो गया कि इम्पोर्टेंट हो गया। अब गर्भगृह जो है मंदिर का वो पार्ट होता है जहाँ पर देवता, मेन देवता जो है विराजमान होते हैं। आप मंदिर अगर गए होंगे तो जो मेन मान लीजिए अगर शिव मंदिर है तो शिव भगवान का जो है एक छोटे से कमरे में शिव भगवान का मूर्ति होता है जो जिनके नाम पर जो है मंदिर पड़ा है, तो वो मंदिर के जो है एकदम बीच में होते हैं, है ना, मतलब होल होता है और उसके पीछे जो है वो गर्भगृह होता है। जो मेन देवता का जो है स्थान होता है उसको बोलते हैं गर्भगृह। तो एक तरह से जो है जो ओपन में जो अनुष्ठान होता था अब कहाँ हो गया, अब जो है एक जो है गर्भगृहों में जो है प्रतिष्ठित जो है पूजा की ओर जो है शिफ्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद देखें आर्किटेक्चर जो है फीचर्स अगर देखें तो वास्तु शिल्प जो है विशेषताएं जो है क्या था कि पहले जो है पहले फेज में अगर देखें तो संरचनात्मक मंदिर जो है गुप्त काल के दौरान जो है बनाए गए थे। मतलब स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है टेम्पल अगर देखें तो गुप्ता पीरियड में ही जो है बनाया गया था। ठीक है, पहले जो होता था कि जो है पहले चट्टान को काट कर जो है गुफा कैव बना दिया जाता था और वहाँ पे मान लीजिए कोई मूर्ति है, वहाँ पे जो है पूजा पाठ कभी कभी देखने को मिलता है, जो है ना, जैसे बौद्ध जैन धर्म में आपको मिल जाएगा। लेकिन जो है स्ट्रक्चर जो है जो टेम्पल का जो डेवलपमेंट हुआ था गुप्त काल में ही हुआ था फर्स्ट टाइम। क्लियर। अब इस मंदिर में जो है मंदिर अपेक्षाकृत जो है सरल डिजाइन वाले होते थे। अब इसकी विशेषता क्या होता था, जो अर्ली जो है स्टेज में अगर देखें तो मंदिर जो है शुरुआत हो गई थी
और इसकी विशेषताएं क्या होती थी, तो देखिएगा कि मुख्य देवता को रखने वाला चौकोर जो है गर्भगृह जो है बनाया जाता था। जहाँ पे मुख्य देवता जो रहते थे वहाँ पे जो है चौकोर जो है गर्भगृह जो है बनता था। क्लियर। दूसरा था सपाट छतें या उथले शिखर, मतलब छत जो होता था वो सपाट होता था उस, और जो है शिखर जो होता था थोड़ा सा उठा हुआ रहता था। ठीक है, तो शिखर जो है उठा हुआ होता था, जिसको हम लोग शिखर मतलब टावर बोलते हैं। जो टावर जो मंदिर का ऊंचाई लेके जाता था वो थोड़ा सा निकला हुआ आता था, और सट जो है जो छत होता था वो सपाट होता था। और जो है न्यूनतम जो है सजावट होता था, मतलब जो है मिनिमम जो है डेकोरेशन होता था। ठीक है, मतलब बहुत कम सजावट जो है देखने को मिलता था। क्लियर। नेक्स्ट देखें, जैसे अगर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो जैसे दशावतार मंदिर है ना, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में मिलता है दशावतार मंदिर। ये विष्णु को समर्पित सबसे जो है शुरुआती पत्थर के मंदिरों में से एक है ना। अगर शुरुआती मंदिरों में से देखेंगे तो दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में मिलता है। ठीक है, और ये जो है विष्णु को समर्पित जो है सबसे शुरुआती जो है मंदिर मिलता है। तो पहले मंदिर जो शुरुआती मंदिर बने हैं वो पत्थरों को जो है शेप करके बनाया हुआ था। ठीक है, तो मतलब जो है तो ये जो है मंदिरों को जो है शुरुआती मंदिर जो है पत्थरों को शेप करके बनाया हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो भीतरगांव मंदिर। ठीक है, ये कानपुर में है भीतरगांव का मंदिर। ये घुमावदार मीनार है ना, मतलब थोड़ा सा इसका जो शिखर घुमावदार मीनार जो है वो शिखर जो था वो थोड़ा घुमावदार के साथ जो है ईंटों से बने मंदिर का प्रारंभिक उदाहरण मिलता है। क्लियर। तो इसमें क्या है, भीतरगांव मंदिर देखेंगे तो ये जिसमें जो है ईंटों का जो है निर्माण, मतलब जो पक्की ईंटें थी उसका जो है निर्माण का जो है शुरुआत माना जाता है। और ये प्रारंभिक उदाहरण है जहाँ पे जो है थोड़ा सा शिखर जो है घुमावदार बनाया हुआ था। क्लियर। अब देखें महत्व देखें, इन मंदिरों ने बाद की जटिल नागर शैली की जो है नींव रखी। मतलब शुरुआती स्टेज में जो है कोई शैली डेवलप नहीं हो पाया था, लेकिन इन मंदिरों का निर्माण ने क्या किया कि जो है आगे चलकर जो है नागर शैली का जो है डेवलपमेंट किया। आप लोग मालूम है कि जो है अगर हम लोग मंदिर निर्माण का शैली देखें पूरे भारत में तो लगभग 3 शैली जो है आपको मिलता है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है, तो नागर शैली का जो है विकास जो माना जाता है कि गुप्ता पीरियड में जो आरंभिक जो है मंदिरों का निर्माण हुआ वही आगे चलकर जो है डेवलप होकर नागर शैली में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। और इसमें क्या है, मंदिर की दीवारों पर जो है मूर्ति कला और कथात्मक कला का जो है एकीकरण जो है इस चरण के दौरान शुरू हुआ। मतलब अर्ली अगर स्टेज में देखेंगे तो मंदिर के दीवारों पर जो है, जो मंदिर का दीवार जो होते थे उस पर जो है मूर्ति कला का जो है प्रयोग होता था। मतलब बड़े बड़े बड़ी या छोटी जो भी मूर्तियां जो है दीवारों पर जो है बनाई जाती थी। ठीक है, और जो है कथात्मक कला का जो है एकीकरण किया जाता है। मतलब जो मान लीजिए 10 अवतार है तो 10 अवतार का जो एक कहानी है उस कहानी को जो है मंदिरों पर जो है उकेरा जाता था मूर्ति के इसमें। ठीक है, मूर्ति में जो है वो मूर्ति जो बनाया जाता था उसमें जो कथात्मक कला भी जो है आपको प्रस्तुत किया जाता था। क्लियर। दूसरा देखें फॉर्मेटिव फेज। अभी दूसरा जो फेज है फॉर्मेटिव फेज है, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड माना जाता है जो 6th सेंचुरी से लेकर जो है 9th सेंचुरी के बीच में है। ठीक है, तो दूसरा जो हम फेज देखें ये पहला फेज था, ये दूसरा फेज है। ठीक है, तो दूसरा फेज कब है, 6th सेंचुरी से जो है 9th सेंचुरी तक जो है ये जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड के बीच का जो पार्ट है उसको माना जाता है जो है इसका सेकेंड फेज। और इस फेज को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव फेज, मतलब जो है निर्माणात्मक जो है चरण। ठीक है, ये उत्तर गुप्त काल के समय मिलता है। अब इसमें जो है क्या विशेषता इसका है, जो फॉर्मेटिव जो फेज मिला है इसमें विशेषता क्या, इसमें नागर शैली का जो है उदय हो गया। मतलब अब जो मंदिर बन रहा है इस सेंचुरी में 6 से लेकर 9th सेंचुरी में, इसमें क्या है कि नागर शैली का जो है डेवलपमेंट हो गया, नागर शैली का जो है उदय हो गया। मतलब जो है राइज ऑफ द नागर स्टाइल। अब मंदिर जो बन रहा है वो नागर स्टाइल में बन रहा है। क्लियर। अब उत्तर भारत में नागर शैली प्रमुख हो गई जिसकी विशेषताएं थी। अब नागर शैली की विशेषताएं क्या थी, जो नागर स्टाइल था उसकी क्या विशेषताएं थी, जैसे पहला देखें गर्भगृह के ऊपर घुमावदार शिखर। जो गर्भगृह था जो मंदिर है उसमें जो है घुमावदार शिखर बनाया जाने लगा। ठीक है, मतलब जो है घुमावदार इस टाइप का जो है शिखर उसमें बनने लगा। दूसरा है शिखर के ऊपर रखा गया अम्लका धारीधार गोलाकार मुकुट। मतलब जो है अगर हम लोग देखें मान लीजिए गर्भगृह है, ठीक है,
अब इसका जो है इस तरह से घुमावदार बनने लगा और इसी पे जो है इस तरीके से जो है उसका जो शिखर टावर बनने लगा, ठीक है। तो इस शिखर पे जो है एक तरीके से अमला मतलब जो है टावर का प्रयोग जो है किया जाने लगा, ठीक है। अब टावर किस तरह का बनता था, अमला का क्या बनता था, धारीधार बनता था या गोलाकार मुकुट की और जो है बनता था, इस टाइप से गोल गोल बना दिया जाता था। जैसे ये बना है तो इसमें जो है गोल गोल इस तरह से डेवलप कर दिया गया, ठीक है। तीसरा है निर्माण में ईंट के बजाय पत्थर का उपयोग जो है किया जाने लगा। पहले जो है ईंट का प्रयोग किया जा रहा था, अब यहाँ पे क्या है कि पत्थरों का जो है प्रयोग किया जाने लगा नागरशैली में। क्लियर। तो ये जो है नागरशैली का जो है विशेषता है जो सेकेंड फेज में जो है डेवलप हो गया था, ठीक है। उसके बाद जो है अगर संरचनात्मक नवाचार देखें मतलब स्ट्रक्चरल जो है इनोवेशन देखें इस काल में, तो जो है मंदिर के विभिन्न भागों का विकास हुआ। इस काल में पहले जो सिंपल मंदिर बन रहा था, लेकिन सेकेंड स्टेज में आएंगे तो मंदिर का जो है कुछ और पार्ट का जो है डेवलपमेंट हुआ। जैसे पहला देखें मंडप, है ना, मंडपा जिसको बोलते हैं असेंबली हॉल। तो मंडपा जो है क्या है, असेंबली हॉल होता है। जैसे मान लीजिए कि जो है आपको मालूम है कि ये जो है मंदिर का जो है गर्भगृह है, मतलब जो मेन देवता का जो स्थान है उसके बाहर में देखेंगे तो जो है क्या होता था कि मंडप जो है बना होता था। मंडप एक तरह से क्या जो है हॉल होता था। मंदिर जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो देवता मेन देवता है वहाँ तक जाने के लिए आपको एक हॉल मिलता है, उस हॉल से होके आप जाते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मंडपा बोलते हैं, सभा हॉल जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, ठीक है। दूसरा है अंतराल, गर्भगृह और हॉल के बीच का बरामदा, मतलब जो गर्भगृह है और जो हॉल है उसके बीच में एक बरामदा जो है बना हुआ रहता था, ठीक है, जिसको बोलते थे अंतराला, ठीक है। वेस्टिब्यूल बिटवीन सेंक्टम एंड हॉल, तो दोनों के बीच में जो है क्या होता था कि जो है हॉल के बीच में एक बरामदा होता था जो इस तरह गलियारा बना हुआ रहता था। क्लियर। तीसरा देखें प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, ये गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ, मतलब जो भगवान अभी भी आप जाते होंगे मंदिर में तो मंदिर के चारों ओर आप क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो वो गलियारा बनता है मंदिर के, मेन मंदिर के बाहर में गलियारा होता है, फिर उसके बाद वो डेवलप होता है। तो वो प्रदक्षिणा पथ है जहाँ पे लोग जो है मंदिर का 5 चक्कर जो है लगाते हैं, उसको हम लोग लगाते हैं, आज भी लगाते हैं, ठीक है, प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है। तो ये जो है ये संरचनात्मक जो है नवाचार आया था सेकेंड स्टेज में, अब देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है मूर्तियों का बढ़ता उपयोग, इस काल में जो है जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उस काल में जो है मूर्तियों का उपयोग जो है बढ़ गया। दीवारों पर देवी देवताओं और पुरानी कहानियों, वनस्पतियों और जीवों की तस्वीर जो है आपको खूब देखने को मिलता है। मतलब इस काल में जो है आपको कई तरह के देवी देवता, पौराणिक कहानियाँ हैं, उसका जो है डेवलपमेंट हो जाता है ना, फूल पत्ती का भी, और जीवों के जो है जो भी मान लीजिए प्रतीक चिन्ह हैं देवताओं के, जो एनिमल्स हैं उसका भी जो है इस समय मूर्तियों का निर्माण जो है होने लगा था, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से जो है संरचनात्मक जो है नवाचार जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जो है इनोवेशंस जो है आपको सेकेंड स्टेज में मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, तेली का मंदिर ग्वालियर में 8वीं शताब्दी में बना था, ओसिया राजस्थान और नचना कुठार का मंदिर मध्य प्रदेश में, ये सब मंदिर में जो है इन सब तरह का जो है एग्जाम्पल या विशेषता जो है आपको मिल जाता है। क्लियर। अब तीसरा फेज हम लोग देखें मंदिर विकास का, तो ये है मैच्योर फेज। ये 9th सेंचुरी से लेकर जो है 13th सेंचुरी के बीच का जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर फेज, मतलब जो है परिपक्व अवस्था बोलते हैं इसको। 9वीं शताब्दी से लेकर जो है 13वीं शताब्दी के बीच का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कि जो है परिपक्व काल बोलते हैं। मतलब इसमें जो है सब जो शैली डेवलप हुआ उसमें नवाचार आया, वो क्या हो गया, अब मैच्योर हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है मैच्योर में देखेंगे, इसमें सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ भी जो है क्या हो गया कि कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का भी जो है इसमें आपको इसका जो है प्रतिबिंब मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे चंदेल, सोलंकी, परमार और प्रतिहार जैसे क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। अब चूँकि ये वो काल है जहाँ पे राजपूतों का जो है उदय हुआ था, ठीक है, राजपूतों का उदय का काल है, तो इन राजवंशों का भी जो है आपको जो है प्रतिछाया मिलेगा, ठीक है। दूसरा है इन राजवंशों ने राजनीतिक वैधता और धार्मिक भक्ति का दावा करने के लिए मंदिर निर्माण का उपयोग किया। मतलब इन राजवंशों ने क्या किया कि अपनी राजनीतिक जो है वैधता, ठीक है, मतलब जो है अपनी राजनीति वैधता को जो है प्रूव करने के लिए और जो है धार्मिक भक्ति का जो है
दावा करने के लिए जो है इन लोगों ने मंदिर का जो है निर्माण का जो है इन लोगों ने उपयोग किया, मतलब अपने राजनीतिक जो है वैधता के लिए। तो जो है राजाओं का संरक्षण क्या हुआ, मंदिरों को मिला, जिससे क्या हुआ, इसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ। क्लियर। दूसरा देखें, वास्तुशिल्प उन्नति, मतलब जो है आर्किटेक्चर जो है एडवांसेस देखें तो मंदिर अधिक जो है भव्य बनने लगा। पहले जो है सिंपल हो रहा था, अब जो है भव्य बनने लगा मंदिर, ठीक है, और जो है विस्तृत हो गए मंदिर, अब बड़ा बनने लगा और भव्य बनने लगा, ठीक है। इसमें जो है इस फेज में जो है आपको विशेषता मिलेगा। दूसरा, कई मंडपों और सहायक मंदिरों का उपयोग किया जाने लगा, मतलब जो है पहले एक गर्भगृह होता था, एक मंडप होता था, अब जो है कई मंडप बनने लगा और कई जो है उसमें देवताओं को भी जो है सहायक मंदिर का निर्माण लगा। मतलब शिव है तो शिव के साथ जो है हनुमान जी का भी उसी में एक मंदिर बन रहा है, उसी में जो है राम जी का भी मंदिर बन रहा है, उसी में अन्य देवताओं देवी देवताओं का भी जो है कई मंदिरों का जो है निर्माण हो रहा है और सबका मंडप जो है अलग अलग बन रहा है। तो कई मंदिरों का उपयोग हो रहा है। सहायक मंदिर, मेन मंदिर शिव है लेकिन अलग अलग देवताओं का जो है सहायक मंदिर भी बन रहा है। तीसरा देखेंगे, दिव्य आकृतियों, दिव्य अप्सराओं, है ना, दरबार के दृश्यों और जो है कामुक छवियों विशेष रूप से खजुराहो में को दर्शाती हुई नक्काशी की जाने लगी। अब जो है दीवारों पर जो है क्या की जाने लगी, मतलब जो है दिव्य आकृतियाँ दिखाई जाने लगा, ठीक है। उसके अलावा दिव्य जो है अप्सराओं को जो है दिखाई जाने लगा, दरबार के विभिन्न दृश्य दिखाए जाने लगे, कामुक छवियों को दिखाया जाने लगा, विशेष रूप से खजुराहो में देखें तो इस तरह के जो है विशेष विस्तृत जो है नक्काशी जो है किया जाने लगा, ठीक है। मुख्य तत्व अगर देखें इसका की एलिमेंट्स अगर देखें तो शिखर जो है एक ऊंचे अत्यधिक अलंकृत रूप से जो है विकसित हुआ, मतलब इस काल में देखें तो शिखर जो है ऊंचा और जो है अधिक अलंकृत रूप से जो है डेवलपमेंट हुआ। क्लियर। दूसरा देखें, पंचरथ या जो है सप्तरथ योजनाओं, दीवारों पर जो है प्रक्षेपण के साथ जो है जटिल मंदिर लेआउट बनाया जाने लगा, मतलब जो है कॉम्प्लेक्स टेम्पल लेआउट्स विथ जो है पंचरत्ना और जो है सप्तरत्ना प्लान्स प्रोजेक्शन ऑन वॉल्स, मतलब दीवारों पर जो है एक तरह से जो है आप देखेंगे तो पंचरथ या सप्तरथ, मतलब 5 रथ को एक साथ या 5 घोड़ों के साथ एक रथ या 7 घोड़ों के साथ एक रथ, एक उसका जो है दीवारों पर जो है दिखाया जाने लगा। तो ये इसकी विशेषता निकलता है। तोरण जो है, जो तोरण मतलब जो दरवाजा होता था उसको तोरण बोलते थे, तो वो धनुषाकार प्रवेश द्वार है ना, तो उसका जो है प्रवेश द्वार कैसा हो गया, इस तरह से प्रवेश द्वार हो गया, धनुष के आकार के और जो है प्रवेश द्वार हो गया, ठीक है। उसके बाद सीढ़ीदार मंच, मंदिर पर चढ़ने के लिए जो है सीढ़ी का जो है प्रयोग होने लगा, ऊंचा मतलब चबूतरे पे बनने लगा मंदिर, ठीक है। और नक्काशीदार छतें प्रमुख हो गए, मतलब नक्काशीदार जो है छत जो है बनने लगा। छत भी जो है क्या है, पहले सपाट होता था, अब थोड़ा नक्काशी उसमें जो है दिखने लगा, मतलब अब अगर मैच्योर फेज में देखेंगे तो भव्य जो है मंदिरों का जो है निर्माण होने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आइकॉनिक एग्जाम्पल देखें हम तो खजुराहो मंदिर समूह मध्य प्रदेश में मिलता है, इसका चंदेल वंश से जो है ये रिलेटेड था। विस्तृत मूर्तियों और जो है कामुक कला के लिए जाना जाता है। इसमें कई बहुत मूर्तियों का एक श्रृंखला मिलता है और जो है इसमें जो है एक तरह से जो है बोला जाता है कि जो है कामुक कला का जो है प्रयोग इसमें जो है किया गया था, ठीक है। दूसरा है गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर। गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर देखेंगे, सोलंकी राजवंश से संबंधित था और यहाँ भी जो है आपको विस्तृत और भव्यता मिलेगा। तीसरा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हालांकि ये जो है संक्रमणकालीन ओडिशा शैली का हिस्सा है लेकिन इसने उत्तरी नागर डिजाइनों को प्रभावित किया था, ठीक है। तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है उसको भी जो है माना जाता है, लेकिन इसको जो है संक्रमणकालीन जो सेकेंड फेज था उससे रिलेटेड भी किया जाता है, लेकिन जो है नागर शैली का जो है डिजाइन इसमें जो है बनाया गया था, तो इसलिए इसको भी ले लिया जाता है, ठीक है। आप मंदिर देखेंगे तो ये जो है गुप्ता पीरियड का जो है आर्किटेक्चर जो है आपको मिल जाएगा। देखिए किस तरीके का जो है मंदिर का जो है पत्थर को काटकर जो है मंदिर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस तरीके का देखिए किस तरह का स्तंभ वाला जो है मंडपम बनाया गया है, ये स्तंभ वाला मंडपम है। देखिए किस तरह से जो है दीवारों पर जो है स्तंभ बनाया गया है, ठीक है। और जो है देवता है, ठीक है। और जो है ये मूर्ति जो है विभिन्न जो है दीवारों पर जो है मूर्तियों का जो है आपका डेवलपमेंट मिलेगा। ये देखिए जो है ये शिखर, यही शिखर है, टावर है, ठीक है। ये टावर है, इसमें देखिए सहायक मंदिर यहाँ बना हुआ है, इसमें भी मंडप बना हुआ, थोड़ा भव्यता जो है आपको मैच्योर फेज का ये मिल जाएगा, क्लियर है। और ऊंचा टावर बन रहा है और इसमें भी जो है जो बन रहा है छत जो बन रहा है उसमें भी नक्काशी किया हुआ है,
ये देखिए जो है, ये जो कि वराह का जो है चित्र मिलता है, मतलब जो है जो भी कहानी था, जो भी गोट से रिलेटेड, उन कहानियों को भी जो है मूर्ति के रूप में जो है दीवारों पर दिखाया जाने लगा। ठीक है, देखिए इस तरीके का जो है मूर्ति, भव्य मूर्ति बनाने का प्रयास होने लगा, और इसमें जो है कई मंदिरों का जो है एक तरीके से जो है समूह मंदिरों का भी जो है आपको इसमें प्रयोग होने लगा। तो ये जो है गुप्ता पीरियड का जो है आर्किटेक्चर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुप्ता पीरियड का है, और जो है ये पूरे जो है गुप्ता पीरियड के साथ पोस्ट गुप्ता सबका है, तो क्या गुप्ता पीरियड से रिलेटेड करके जो है पूरे जो है प्राचीन काल का जो है जो भी मंदिर निर्माण का जो साक्ष्य मिला है वो आपका इमेज है। क्लियर। उसके बाद देखें, चौथा देखें तो रिलीजियस एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, मतलब जो है इसमें इन मंदिरों में जो है धार्मिक और प्रतीकात्मक जो है महत्व भी जो है दिखाया गया है। ठीक है, जैसे मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं थे, बल्कि उसके साथ मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं था, उसके अलावा भी जो है इसमें ब्रह्मांडीय प्रतिनिधित्व, मतलब मंडल ब्रह्मांड का जो है प्रतीक रूप में जो है इसको यूज किया जाता था। उसके अलावा जो है सामुदायिक समारोह जैसे त्यौहार और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के लिए जो है यह स्थल था, मतलब पूजा तो होता ही था, उसके अलावा जो है यहाँ पे सामुदायिक समारोह भी होता था, जैसे त्यौहार, फेस्टिवल, है ना, सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए यह स्थल था। ठीक है। तीसरा, शाही प्रचार के साधन जो राजा की भक्ति, धन और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, मतलब जो है अगर देखेंगे तो ये जो है राजाओं के प्रचार के साधन के रूप में भी जो है इसको माना जाता था, और यहाँ पे राजा की भक्ति या धन और शक्ति को जो है प्रदर्शित करने वाले जो है ये इंडिकेट किया जाता था, दिखाया जाता था। ठीक है, तो ये जो है इसका धार्मिक और प्रतीकात्मक जो है इसका महत्व था मंदिर का। पांचवा देखिए, पतन और परिवर्तन। 13वीं शताब्दी में जो है इसका जो है लगभग माना जाता है 13वीं शताब्दी के बाद जो है मंदिर निर्माण में थोड़ा सा जो है उत्तर भारत में खासकर यहाँ पर जो है एक लिमिटेशन आया, बाउंडेशन आया। खासकर क्यों आया? मुस्लिम शासकों के आक्रमण, है ना, मुस्लिम शासकों के आक्रमण के बाद जो है मंदिरों को लूटना और विभिन्न मंदिरों को तोड़ना, खासकर नॉर्थ इंडिया में जो है, नॉर्थ भारत में जो है ये आपका देखने को मिलेगा, खासकर जो है 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के बीच में, 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। तो मुस्लिम शासकों का आक्रमण जिसके कारण जो है कई मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर लिया गया, उसको लूट लिया गया। और दूसरा जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ जो के कारण जो है उत्तर भारत में कई हिस्सों बड़े पैमाने पर मंदिर निर्माण में जो है गिरावट आई, क्योंकि जो है पहले क्या था, राजाओं का संरक्षण मिल रहा था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जो है मुस्लिम शासकों का जो है स्थापना होने के बाद, मुस्लिम शासकों का जो है सत्ता आने के बाद जो है मंदिर निर्माण में जो है गिरावट आ गई, क्योंकि संरक्षण जो है राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है स्थानीय शासकों के अधीन जो है दूर दराज या संरक्षित क्षेत्रों में जो है मंदिर निर्माण जो है जारी रहा। ऐसा कि मेन जो उत्तर भारत का क्षेत्र थे वहाँ पे जो है मंदिर निर्माण में गिरावट जरूर आई, क्योंकि अब उसके जगह जो है मस्जिद बनने लगा, है ना, मस्जिद बनने लगा, या फिर अन्य इस्लामिक जो है प्रतीक बनने लगा, मकबरा बनने लगा। तो उसके कारण जो है और राजकीय संरक्षण में कमी आने के कारण जो है मंदिर निर्माण में जो है गिरावट आई। लेकिन जो है स्थानीय शासकों के जो दूर दराज क्षेत्र जहाँ भी मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं पहुँच पाए थे या वहाँ पे जो है दूर था, तो वहाँ पे स्थानीय शासकों का अधीन जो है दूर दराज या संरक्षित क्षेत्रों में जो है मंदिर निर्माण जो है जारी रहा था। ठीक है, तो ये जो है 3 स्टेज जो है आपको हमने बता दिया है मंदिर निर्माण का, कि फर्स्ट स्टेज जो है अर्ली जो है स्टेज था, सेकंड फॉर्मेटिव स्टेज था, तीसरा जो है मैच्योर स्टेज था, और तीनों स्टेज की क्या विशेषता था हमने ये आपको बता दिया। क्लियर। और ये जो है कंक्लूजन है कि गुप्त काल से 13वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में मंदिरों का विकास धार्मिक अभिव्यक्ति, कलात्मक प्रतिभा और वास्तुकला के नवाचार की एक असाधारण यात्रा को दर्शाता है। सरल सपाट छत वाले मंदिर से शुरू होकर उत्तर भारतीय मंदिर जटिल अलंकृत संरचनाओं में विकसित हुए जो विस्मय को प्रेरित करते हैं। उनका विकास जो है प्राचीन भारत में समाज, राजनीति और आस्था की बदलती गतिशीलता को दर्शाती है। क्लियर। तो ये जो है एक तरीके से जो है मंदिर निर्माण का जो विकास हुआ था वो गुप्त काल से स्टार्ट होकर 13वीं शताब्दी, जो हम एंशेंट इंडिया में देखें तो 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। और इसमें 3 स्टेज में जो है मंदिर निर्माण जो है हुआ था, अर्ली स्टेज में, फॉर्मेटिव स्टेज में और मैच्योर स्टेज में। अर्ली स्टेज जो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होता है, और फॉर्मेटिव स्टेज जो गुप्त पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड का समय था, और जो है जो मैच्योर
स्टेज था वो जो है जो क्षेत्रीय राजवंश थे, जो क्षेत्रीय जो है राजा थे, उनके अंतर्गत जो है इसका डेवलपमेंट हुआ था और काफ़ी जो है भव्यता इसमें आ गई थी, अलंकृत मंदिर बनने लगे थे। तो इस तरीके से जो है प्राचीन भारत में जो है मंदिर निर्माण जो है आपको देखने को मिलता है। 13वीं शताब्दी तक आते आते जो है मंदिर निर्माण कला समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसमें गिरावट जरूर आ गई, क्योंकि जो है राजकीय संरक्षण कम हो गया, इस्लाम का आक्रमण और जो है इस्लामिक सत्ता का स्थापना के साथ जो है नॉर्थ इंडिया में खासकर जो है मंदिर निर्माण में जो है गिरावट देखी गई। लेकिन साउथ इंडिया में जो है आपको मंदिर निर्माण जो है काफ़ी जो है तेज़ी से जो है डेवलप हुआ था और खूब भव्य और अलंकृत मंदिर जो है साउथ इंडिया में आपको मध्यकाल में भी जो है और जो है आरंभिक जो मध्यकाल है वहाँ पर भी मिलता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखें हम लोग, तो दूसरा जो है क्वेश्चन 67 बीपीएससी और 69 बीपीएससी। चूँकि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेशन वाला क्वेश्चन था, इसलिए एक साथ हम ले लिए। 67 बीपीएससी में जो है मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये पूछा था। मतलब डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मौर्यन आर्ट, ये क्वेश्चन पूछा। 69 में पूछा मौर्य काल की कला और वास्तुकला पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यही क्वेश्चन को जो है अलग लैंग्वेज के साथ जो है पूछा गया है, तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिए हैं और उसको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मौर्य कला की जो है प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन हमको करना है, और दूसरा क्वेश्चन में कि कला और वास्तुकला पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका परिचय देखें तो मौर्य काल लगभग जो है 322 से 185 ईसा पूर्व तक जो है माना जाता है इसका समय। प्राचीन भारत में संगठित और शासकीय संरक्षण प्राप्त कला का जो है प्रारंभिक उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य, और विशेषकर सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य कला का विकास हुआ, जिसने भविष्य की भारतीय कलात्मक परंपराओं की जो है नींव रखी। ठीक है, मतलब अगर देखें हम लोग इंट्रोडक्शन इसका, द मौर्यन पीरियड है ना 322 से लेकर जो है 185 BC marks to beginning of a well organized and state sponsored art tradition in ancient India under rulers like Chandragupta Maurya and especially Ashok Maurya. Mauryan art flourished and laid the foundation for future artistic developments. ठीक है, तो ये जो है इसका परिचय हो गया। अब इसका देखिए हम लोग जो है इसका क्या क्या जो है विशेषताएं हैं। तो पहला है रॉयल पैट्रोनज एंड स्टेट कंट्रोल। ठीक है, जिसको बोलते हैं राजकीय संरक्षण और केंद्रीकृत नियंत्रण। अब इसमें है कि मौर्य कला भारत की प्रथम शासकीय और सम्राटीय कला के रूप में जो है जानी जाती है। अशोक जैसे शासकों ने कला का उपयोग राजनीतिक सत्ता और विशेष रूप से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किएगा। मतलब अगर देखें मौर्य कला का जो पहला विशेषता है वो क्या है, राजकीय संरक्षण और केंद्रीकृत नियंत्रण है। मतलब जो है मौर्य कला को जो है राजकीय संरक्षण मिला और वो केंद्रीय नियंत्रण में जो है रहा। ठीक है, और इसमें जो है बोला जाता है कि जो है अशोक जैसे शासकों ने कला का उपयोग जो है राजनीतिक सत्ता और विशेष रूप से जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है किया था। ठीक है, दूसरा है यूज ऑफ स्टोन एज मीडियम, मतलब प्रस्तर का उपयोग। अब मौर्य कला का समय विशेषता देखें तो मौर्य काल की एक विशेषता यह है कि पत्थर, विशेषकर चुनार बलुआ पत्थर, ठीक है, का व्यापक और परिष्कृत उपयोग किया गया था। उसके अलावा हाई पॉलिश और चिकनाहट इस काल की जो है अद्वितीय पहचान है। मतलब जो है इस समय जो है पॉलिश का जो है हाई पॉलिश जो है और चिकनाहट बनाने का जो है इस समय कला का जो है, जैसे अगर देखेंगे तो अशोक के जो पिलर है ना, जो पिलर जो बना है वो पत्थर रोक को काट कर बनाया गया है, और इसको जो है इसको घस-घस के जो है इसको इतना चमकदार कर दिया गया है कि जो है आपको लगेगा कि जो एकदम जो है इसमें क्या है कि जैसे लगता है जैसे पेंट किया हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से पॉलिश जो है उस समय का कलात्मक जो है विशेषता था। क्लियर? तो ये मौर्य आर्ट में आपको जो है पत्थर का, बलुआ पत्थर का भी प्रयोग होता था, और जो है हाई पॉलिश का जो है और चिकनाहट का भी जो है इस काल में जो है प्रयोग होता था। तीसरा है शैलकृत वास्तुकला, मतलब जो है रॉक कट आर्किटेक्चर है ना, रॉक कट आर्किटेक्चर है।
तो देखें मौर्य काल में बिहार में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा वास्तुकला की शुरुआत देखी गई है। मतलब जो है अगर हम लोग देखें तो रॉक कट जो है आर्किटेक्चर का जो है उदाहरण कहाँ मिलता है, बिहार में जो है बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में जो चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा वास्तुकला की शुरुआत जो है देखा गया है। ये गुफाएं जो है आजीविकों को दान में दी गई थी और इनमें अत्यधिक पॉलिश किए गए थे। अंदरूनी भाग और सरल लेकिन प्रभावशाली वास्तुशिल्प जो है इसमें मिलता है आपको। तो मतलब शुरुआती में देखें तो जो है अंदरूनी भाग बहुत सरल था लेकिन प्रभावशाली जो है वास्तुशिल्प मिलता है। जो है पहाड़ों को काट कर जो गुफा का निर्माण करना और उसमें जो है एक तरीके से जो है उसमें उनका जो है प्रार्थना स्थल या जो है पूजा स्थल के रूप में जो है डेवलप करना। क्लियर। तीसरा देखें पिलर्स एंड एडिक्ट्स। अगर मौर्य काल में अगर देखें तो जो है पिलर्स इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर कलात्मक विशेषता था तो स्तंभ और अभिलेख था। ठीक है, अभिलेख का जो है कई अभिलेख जो है अशोक का अभिलेख इतना ज़्यादा मिला है जो उसका कलात्मक विशेषता को बताता है और उसमें अलंकृत जो है प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे अशोक स्तंभ जो है मौर्य कला के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अगर देखेंगे ये एकल प्रस्तर से बने होते थे, मतलब एकल प्रस्तर एक ही चट्टान को काट कर जो है स्तंभ के रूप में जो है उसको बनाया जाता था। ठीक है, बने होते थे जिसकी ऊंचाई 40 से 50 फीट तक होती थी। मतलब अगर सोचो कि कितना बड़ा पत्थर होगा, 40 से 50 फीट तक जो है एकल प्रस्तर मतलब एक पत्थर को काट कर जो है 40 से 50 फीट तक जो है पिलर का निर्माण किया जाता था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे शीर्ष पर जो है पशु आकृतियां जो मिलती है जैसे सिंह, बैल, हाथी और कमल आकृतियों के आधार बने होते थे। मतलब जो है आप देखेंगे जो है क्या है, आप देखिए जो है पशु आकृति मिल रहा है ना, ये जो है सिंह मिल रहा है उसमें, या कहीं कहीं जो है बैल भी मिल जाता है ना, कहीं कहीं हाथी भी मिल जाता है। ये जो है इसका उल्टा कमल का जो है प्रयोग किया गया है। कमल आकृति के आधार होते थे, ये आधार कमल आकृति का है। ये क्या है, ये जो है उल्टा कमल को जो है प्रयोग किया गया है। क्लियर। अब इसमें देखिएगा ये अशोक चक्र का है, ये अशोक का ही है। अब देखिए इसमें चक्र बना हुआ है, यहाँ पे जो कि बैल का है, यहाँ पे हाथी का जो है प्रयोग किया गया है। ये सब क्या है, यहाँ पे देखिए 4 सिंह का जो है स्तंभ में जो है प्रयोग किया गया है। तो ये जो है इसकी विशेषता है जो बहुत ही कलात्मक विशेषता है। क्लियर। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल देखें, सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है शीर्ष पर जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, तो श्रेष्ठ उदाहरण है सारनाथ का जो अगर सिंह स्तंभ देखेंगे, ठीक है, ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट जो है माना जाता है कि जो है महत्वपूर्ण जो है स्तंभ था, पिलर था। इन स्तंभों पर जो है ब्राह्मी लिपि में जो है ब्राह्मी लिपि में अशोक के धर्म अभिलेख लिखे गए होते थे। मतलब जो है इन जो पिलर था इसमें जो है लिखावट भी मिलता है जो ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे जाते थे। ठीक है, मैसेज जो होता था अशोक का, जो भी मैसेज होता था, धर्म अभिलेख लिखे, जो भी अभिलेख से रिलेटेड जो है मैसेज अशोक को देना होता था वो अभिलेख में जो है लिखे हुए होते थे। क्लियर। नेक्स्ट देखें प्रतीकात्मकता और सादगी, मतलब सिंबोलिज्म एंड सिंपलिसिटी। अब इसमें देखेंगे मौर्य कला में प्रतीकों का बहुत महत्व था। ठीक है, तो जो है सिंबल्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट इन मौर्यन आर्ट। अब इसमें देखेंगे सिंबल्स लाइक द वेल ऑफ धर्मा, लोटस, एनिमल फिगर्स, है ना, दिस वेर लिंक्ड टू बुद्धिज्म एंड अशोकाज मैसेज टू धर्मा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो है मौर्य कला में प्रतीकों का बहुत महत्व था, जैसे धर्म चक्र, कमल, पशु आकृतियाँ, ये बौद्ध धर्म और अशोक के धर्म से संदेशों से जुड़े होते थे। क्लियर। मतलब जो इसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ था कला का, उस डेवलपमेंट में आपको जो है मिल जाएगा, जैसे जो भी प्रतीकों का यूज होता था, जैसे धर्म चक्र का, कमल का, पशु का, इन सब का जो है आकृतियों का जो है प्रयोग होता था। और ये जो है बौद्ध धर्म और अशोक के धर्म, जो अशोक का जो धर्म था उसके संदेशों का जो है इसमें इंडिकेट होता था, मतलब उसको जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है प्रस्तुत किए जाते थे। ठीक है, उसके अलावा देखें कला को आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। मतलब जो कला को जो है आध्यात्मिकता और नैतिक संदेशों के माध्यम से जो है प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, मतलब जो है स्पिरिचुअल एंड मोरल मैसेजेस के रूप में जो है क्या प्रस्तुत किया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट है मूर्तिकला। ठीक है, मूर्तिकला में देखेंगे यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां इस काल में लोक परंपराओं से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इन मूर्तियों में शरीर की प्राकृतिकता
और भव्यता को जो है दर्शाया गया है, जो शाही कला से जो अलग था। मतलब जो है मूर्ति कला में जो है यक्ष और यक्षिणी की जो है मूर्तियाँ जो है मिलता है, और ये जो है लोक परंपराओं से जुड़ी हुई थी, मतलब लोगों से जुड़ा हुआ जो है परंपरा था। ठीक है, इन मूर्तियों में शरीर की प्राकृतिकता और भव्यता को जो है दर्शाया गया था, जो शाही कला से अलग था, बल्कि लोक कला। मतलब हमेशा कला जो दो फॉर्म में होता है, एक शाही कला, दूसरा लोक कला। लोक कला जो लोगों के बीच में होता है, शाही कला जो राजाओं की तरफ से जो है डेवलप किया जाता है। दूसरा है स्वदेशी और विदेशी शैलियों का मिश्रण। इसकी विशेषता देखेंगे तो जो है ब्लेंड ऑफ इंडिजेनियस एंड फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। मतलब मौर्य कला में जो है स्थानीय परंपराओं के साथ साथ ईरानी और यूनानी प्रभाव दिखाई देते हैं। मतलब मौर्य कला का अगर विशेषता देखेंगे तो इसमें जो है क्या है कि जो है इसमें ईरानी और यूनानी, मतलब जो स्थानीय परंपरा है उसका तो है ही, साथ में जो है यूनानी और ईरानी, इन दोनों कला का जो है प्रभाव जो है इसमें आपको मिलता है। मतलब जो है मौर्यन आर्ट सोज ईरानियन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंसेस अलोंग विथ लोकल ट्रेडिशंस। मतलब जो है लोकल ट्रेडिशन के साथ साथ जो है ईरानियन एंड ग्रीक जो है इन्फ्लुएंसेस, उसका प्रभाव जो है दिखाई देता है। दूसरा है विशेषकर स्तंभों के बैल के आकार के शीर्ष और संरचना में विदेशी प्रभाव परिलक्षित होते हैं। मतलब अगर देखेंगे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस आर रिफ्लेक्टेड स्पेशली इन द बेल शेप्ड टॉप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पिलर। ठीक है, तो ये जो है विदेशी प्रभाव जो है इनका मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें तो निष्कर्ष है, मतलब जो है इनका अगर हम देखें तो जो भी प्रभाव इनमें था, जो भी आर्ट एंड कल्चर जो मौर्य काल में जो है जो इसका विशेषताएं थी, उन सारे विशेषताओं को हमने जो है आपको बता दिया है। निष्कर्ष देखें तो मौर्य कला जो है भारतीय इतिहास में वो पहला प्रयास था जहां कला को राजनीति, धर्म और सम्राटी पहचान के उपकरण के रूप में उपयोग किया गया। इसकी तकनीकी श्रेष्ठता, प्रतीकात्मक गहराई और शासकीय उद्देश्य ने आगे चलकर शुंग, सातवाहन और गुप्त काल की कलाओं को मार्ग दिखाया। ठीक है, मतलब जो है जो मौर्य काल में जो डेवलप हुआ है कला, जो कला का विकास हुआ, जिस तरीके से जो है उनमें चीज़ों का प्रयोग हुआ, वो आगे चलकर और भी जो है राजाओं के समय में जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, खासकर जो है शुंग, सातवाहन और गुप्ता काल में। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर का जो बीपीएससी में जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, दोनों क्वेश्चन पे जो है हमने चर्चा कर दिया है। और मुझे लगता है कि जो है जिस डीप फैक्ट के साथ जो है मैंने चर्चा किया है, आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। अगर आप इन फैक्ट को, इन पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हैं और इसका प्रयोग करते हैं अपने आंसर में, तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हमको आशा है कि आपको जो है लाभ मिला होगा, आपको लाभ मिला होगा इन दोनों क्वेश्चन के डिस्कशन से। तो और मुझे ये भी लगता है कि जो है आपको जो है जितने भी वीडियोस हमने आपको सामने प्रस्तुत किए हैं, हर वीडियो से आपको जो है लाभ मिल ही रहा होगा। और क्योंकि आपका सजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सजेशन आप लोग देते रहें ना, और आप लोग मेरा वीडियो देखते रहें, इससे आपको जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।